मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला का विवाद दशकों पुराना है, लेकिन एक बार फिर यह विवाद वापस सुर्खी में आया और इस बार वजह है संवेदनशील, क्योंकि शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन वसंत पंचमी भी, और इसी को लेकर के हिंदू संगठनों की मांग ये कि सरस्वती पूजा के दिन हिंदू वहां पर अखंड पाठ कर पाएं, लेकिन मुस्लिम समुदाय उसी दिन भोजशाला में आने पर रोक लगाने की बात को इनकार कर रहा है। भाईचारे के मुद्दे को दरकिनार करते हुए नमाज पढ़ने की जिद पर है। चाहे जो मजबूरी हो, अखंड और हमेशा 23 तारीख वसंत उत्सव के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा, अखंड हवन। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा होना चाहिए। एमपी के भोजशाला में 23 जनवरी यानी शुक्रवार को सरस्वती पूजा और नमाज को लेकर विवाद अपने चरम पर है। विवाद की गूंज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। सरस्वती पूजा के लिए सनातनियों के ओंकार है। वसंत पंचमी से पहले भोजशाला में पूजा हुई। भोजशाला नारों से गूंज उठा। इनकी मांग है कि बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन भोजशाला को हिंदुओं को सौंपा जाए। हिंदू पक्ष ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि भोजशाला में मां सरस्वती का मंदिर है और बसंत पंचमी पर पूरे दिन अखंड यज्ञ करने की मांग की गई है। बहुत मस्जिदें हैं धार में नमाज पढ़ने के लिए शासन ने दिए। 24 मस्जिदें हैं साहब, 24 मस्जिदें हैं, एक दिन अगर छोड़ नहीं सकते हैं क्या? भोजशाला में पूजा के लिए पहुंची धार की महिलाओं का भी कहना है सरस्वती पूजा वाले दिन पूरे अखंड पूजा की इजाजत दी जाए। 23 तारीख को बसंत पंचमी के दिन अखंड पूजा, अखंड हवन। अर्थ क्या है अखंड का? अखंड मतलब बीच में से नहीं तोड़ी जाएगी, घंटे के लिए भी नहीं रोकी जाएगी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा होना चाहिए। भोजशाला पर ना हिंदू पीछे हटने को तैयार है, ना मुस्लिम जुमे पर नमाज रोकने के लिए रेडी हैं। अभी कंटिन्यू जुमा पढ़ते आ रहे हैं, कभी भी जुमा ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब ये मलकियत हमारी है, ये वक्फ की भी प्रॉपर्टी है। कमाल मौला मस्जिद 1902 के अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे अपनी देखरेख में साफ सफाई के लिए लिया। मलकियत तो मुस्लिम की है, ये डंके की चोट पे मुस्लिम की जो है, हम तो यही मानते हैं कि हमारी मलकियत है। आपको बता दें कि भोजशाला एएसआई संरक्षित स्मारक है, जिसे हिंदू देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं और मुस्लिम कमाल मौला मस्जिद। वहीं मंदिर मस्जिद विवाद के बीच हिंदू हर मंगलवार भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान हर शुक्रवार को परिसर में नमाज अदा करते हैं। हर साल बसंत पंचमी पर यहाँ भव्य पूजा होती है, लेकिन इस साल बसंत पंचमी शुक्रवार यानी जुमे के दिन पड़ रही है। इसलिए हिंदू संगठनों ने मांग की कि इस बार शुक्रवार को भोजशाला में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जाए। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की 23 जनवरी को भोजशाला में पूरे दिन अखंड पाठ का अधिकार मिले। वहीं वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने सीजीआई से मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा। 23 तारीख वसंत उत्सव के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा, अखंड हवन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार दोनों पक्षों को है, लेकिन प्रशासन की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। पुलिस तैयार है, शांति की अपील की जा रही है। प्रशासन ने एहतियातन 23 जनवरी से पहले ही भोजशाला को किले में तब्दील कर दिया और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं शुक्रवार को सीआरपीएफ और आरएएफ की होगी तैनाती। 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। 1 दर्जन पुलिस अफसरों को सुरक्षा की कमान दी गई है। साल 2000 के बाद 3 बार शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ी और तीनों बार धार में तनाव के हालात बने, लेकिन बड़े सवाल उठ रहे हैं। जुमा हर हफ्ते, बसंत पंचमी साल में एक बार, तो विवाद क्यों? धार से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी अगली खबर जी न्यूज की मुहिम के असर की वाली है। कल इसी वक्त मैंने आपको नोएडा के गड्ढे में डूबकर मर गए
इंजीनियर युवराज की खबर दिखाई। जी न्यूज की मुहिम की असर यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में संज्ञान लिया, एक्शन का आदेश दिया। उसके बाद कुंभकर्णी नींद में जो सिस्टम सो रहा था उसको जागना पड़ा, एक्शन हुआ, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाया गया, बिल्डर को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और अब हर उस शख्स पर कार्रवाई होनी तय है जो युवराज की मौत का जिम्मेदार है। नोएडा में एक बेबस इंजीनियर की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। नोएडा में सिस्टम की लापरवाही के गड्ढे ने एक होनहार नौजवान की जिंदगी छीन ली। ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सिस्टम के हाथों हत्या थी, जिसके खिलाफ जी न्यूज ने मुहिम छेड़ी। यही बैरिकेड, क्या ये पहले इस तरह के बैरिकेड लगे हुए थे? ये 2 दिन बाद लगाए गए हैं। ये जिस दिन हादसा हुआ या उसके पहले कभी? नहीं, पहले कभी नहीं लगे थे। कभी भी नहीं लगे थे जी, कभी नहीं लगे। ये जी न्यूज की मुहिम ने कुंभकर्णी नींद में सो रहे सिस्टम को जगाया। बिना प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ पर इस रोड पर कोई इंतजाम नहीं किया गया था, क्योंकि जो ट्रैफिक तेज आता है तो ठीक सामने जो टी पॉइंट है यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ था और ना ही कोई लाइट की व्यवस्था इस पूरे इलाके में थी, जिसका असर कुछ देर में सामने आया और सीएम योगी ने एक्शन लिया। यूपी के सीएम योगी ने युवराज की मौत के मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का ऐलान किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में, जहां सीएम योगी ने इस मामले पर संज्ञान लिया। जांच के लिए 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गठित की गई है। मंडलायुक्त मेरठ के नेतृत्व में एसआईटी काम करेगी। एडीजी जोन मेरठ को भी इसमें शामिल किया गया है। चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी भी एसआईटी में शामिल है। जी न्यूज की मुहिम और योगी के आदेश का असर ये कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हटाए गए, बिल्डर अभय कुमार अरेस्ट किए गए, एमजेड वेस्ट टाउन के मालिक अरेस्ट हुए और एक इंजीनियर को बर्खास्त किया गया। हालांकि हादसे को 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक युवराज की कार को मौत के गड्ढे से बाहर नहीं निकाला गया, जबकि योगी का हंटर पड़ने के बाद नोएडा अथॉरिटी की नींद उड़ चुकी है और अब ताबड़तोड़ काम हो रहा है। इस पूरे मामले में अपडेट ये भी है कि एसआईटी की टीम जो बनाई गई है वो पहुंच चुकी है नोएडा अथॉरिटी के टीम के दफ्तर और वहां पर जो जांच पड़ताल है वो की जाएगी। उसके बाद संभवतः इस लोकेशन पे भी एनडीआरएफ की टीम, जो एसआईटी की टीम है, वो इस पूरे कामकाज को देखने के लिए पहुंचेगी। जिस जगह पर युवराज की जान गई उस जगह एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम में एडीजी मेरठ जोन, मेरठ मंडल के मंडलायुक्त और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर शामिल हैं। यानी अब किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी और 5 दिनों के अंदर युवराज की मौत के लिए जिम्मेदार सभी दोषियों का हिसाब किया जाएगा। अभी हम लोग घटना की तहकीकात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। जब पूरी घटना की तहकीकात कर लेंगे, पूछताछ कर लेंगे, उसके बाद अपने निष्कर्ष से माननीय शासन को अवगत कराएंगे। अब बात 100 करोड़ के फर्जी बीमा घोटाले की। यूपी के संभल में मुर्दों और बीमार लोगों के नाम पर करोड़ों का इंश्योरेंस क्लेम हड़पने वाला गैंग योगी के रडार पर है। योगी फोर्स ने वाराणसी में गिरोह के सरगना ओमकारेश्वर मिश्रा की 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। अब तक 70 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके। रिपोर्ट जरा देखिए। गैंगस्टर एक्ट में इस मकान की यहाँ पर तो ओमकारेश्वर की बहन है सुषमा मिश्रा के नाम पर है। इसकी संपत्ति इसको कुर्क किया जाता है। 100 करोड़ का फ्रॉड, योगी के रडार पर गैंगस्टर्स। करोड़ों का बीमा क्लेम, हड़पने वाले गैंग पर एक्शन। यूपी में अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो योगी और उनकी फोर्स की नजर से ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। अब योगी फोर्स के रडार पर वो घोटालेबाज जिन्होंने संभल में मुर्दों और बीमार लोगों के नाम पर 100 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम हड़प लिया। वाराणसी में फर्जी बीमा गिरोह के सरगना ओंकारेश्वर मिश्रा की 1 करोड़ 26 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। इसके लिए संभल पुलिस ने पहले ढोल बजाकर मुनादी कराई और फिर गैंगस्टर की काली कमाई से बनाई संपत्ति को अटैच कर दिया।
फर्जी बीमा गैंग का खुलासा जनवरी 2025 में हुआ था। ये गिरोह मर चुके या गंभीर रूप से बीमार लोगों का फर्जी बीमा करवाकर क्लेम हड़पता था। यही नहीं, नौजवानों का बीमा कराकर उनकी हत्या भी की जाती थी और उसे एक्सीडेंट का रूप दिया जाता था। इस तरह गिरोह ने करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंश्योरेंस स्कैम अंजाम दिया था। फर्जी बीमा गिरोह का नेटवर्क यूपी समेत 12 राज्यों तक फैला है। संभल, मुरादाबाद, बदायूं और अमरोहा समेत कई जिलों में 25 से ज्यादा केस दर्ज है। पुलिस अब तक 70 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। योगी फोर्स का बुलडोजर अलीगढ़ पहुंच चुका है। एक खास इलाके में सड़क की नाप जोख हुई। इन कार्रवाई के दौरान पूरा इलाका मानो छावनी में तब्दील किया गया। लेकिन पूरा मामला क्या है, जी न्यूज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको। क्या अलीगढ़ के अब्दुल करीम चौराहे पर बनी मस्जिद अतिक्रमण कर बनी है? ये सवाल आज अलीगढ़ के हर चौराहे पर चर्चा का मुद्दा है। मुद्दा एक मस्जिद से जुड़ा है और इलाका संवेदनशील है, इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। मामला ये है कि कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग शहर में अतिक्रमण का मुद्दा उठा रहे हैं और आज अलीगढ़ नगर निगम की टीम ने रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू कर दिया है। कि ये जो आप नाला देख रहे हैं, जहां पर शहर की निकासी का पानी होता है, यानी शहर का जो पानी होता है इन नाले के द्वारा यहां पर निकाला जाता है। और इस नाले पर यहां पर ना केवल अतिक्रमण किया गया, आप यहां देख सकते हैं दुकानें बनाई गई है। इसके साथ साथ यहां पर पूरा ये जो ज़मीन है, ये नाले की ज़मीन है। नाले के ऊपर यहां पर दुकानें बनाई गई और इसके ऊपर हलवाईयान मस्जिद है, धार्मिक स्थल है, ये बनाया गया। अवैध रूप से कब्जा करने वाले संस्थानों की नापतोल की जा रही है। शहर के अपरकोट और सब्जी मंडी जैसे संवेदनशील इलाकों को देखते हुए भारी संख्या में RAF, PAC और स्थानीय पुलिस मौके पर तैनात है। मैं सैम अलीगढ़ के अब्दुल करीम चौराहे पर स्थित हूँ। आज नगर निगम की टीम और प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी भी मौजूद हैं। यहाँ पर RAF और PAC की बटालियन भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अति संवेदनशील क्षेत्र कहलाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मस्जिद जो है हलवाईयान मस्जिद कही जाती है और यह मस्जिद भी ये अतिक्रमण की जद में आ रही है, जैसा अभी तक प्रशासन ने बताया है। इस मुद्दे पर हमने स्थानीय मुसलमानों से भी बात की। इनकी मांग ये है कि अगर एक्शन होना ही है तो हर उस निर्माण पर हो जिसने जरा भी अतिक्रमण किया हुआ है। बहुत टाइम से नगर निगम का नाले का सड़क का निर्माण यहाँ चल रहा है और आज नगर निगम की टीम पैमाइश करने के लिए आई है। इनका कहना है कि मस्जिद आगे बनी हुई है। मेरा कहना यह है किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर से जो भी इंक्रोचमेंट हो हटना चाहिए, हम चाहते हैं। लेकिन अभी नगर निगम की टीम ने पैमाइश कहां से हुई है, क्या हुई है, कुछ बताया नहीं है। बहरहाल नगर निगम की ओर से अलीगढ़ के रेलवे रोड पर नपाई का काम पूरा हो चुका है। आज अलीगढ़ के अब्दुल करीम चौराहे के इलाके में बनी मस्जिद की भी नपाई हुई है। अब इंतजार है नाप जोख की रिपोर्ट का। रिपोर्ट के बाद शुरू होगी वो कार्रवाई जिसके लिए योगी फोर्स एक्शन में है। माना जा रहा है कि अलीगढ़ के इस इलाके में अवैध पाए जाने वाले निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। नगर निगम का कहना है कि पैमाइश करने के बाद लोगों को नोटिस दिया जाएगा। आज तमाम उन दुकानों को चिन्हित किया गया है जहां पर अवैध निर्माण किए गए थे। राजू राज, जी मीडिया, अलीगढ़। यूपी में सीएम योगी के राज में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और सीएम योगी ने साफ कहा कि महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उसे तुरंत सबक सिखाया जाएगा। सीएम योगी की इस चेतावनी से लड़कियों में आत्मविश्वास और यही वजह कि कन्नौज में एक शोधे की एक लड़की ने डेंटिंग पेंटिंग की। गोरखपुर में एक मनचले को एंटी रोमियो स्क्वाड ने सबक सिखाया। ये तस्वीरें यूपी के कन्नौज की हैं, जहां एक लड़की ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाती हुई नजर आई। पहले एक शख्स को मारती है, फिर दूसरे भाईजान पर भी थप्पड़ों की बरसात कर देती है। देखते ही देखते वहां कई लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन ये लड़की मंचलों के गैंग का ऑन द स्पॉट इलाज करती रहती है। लड़के पर आरोप है कि युवक युवतियों का समूह ट्रेनिंग के दौरान साथ प्रशिक्षण ले रहा था। दोस्ती और मजहब का फायदा उठाकर मुस्लिम युवक ने मुस्लिम युवती की बिना बताए फोटो खींच ली और उसे लड़की को बिना बताए ही अपने दोस्तों में गलत तरीके से वायरल कर दिया।
लड़की का गुस्सा भड़का तो उसने इस सोहदे और उसके दोस्तों को पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी लड़का खुद को लड़की के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वो बच नहीं पाया। लड़की ने मौके पर ही मनचले भाईजान को सबक सिखा दिया, जिसके बाद वो माफी मांगता नजर आया। सर हमसे गलती हो गई है, हमेशा क्योंकि उसे भी पता है कि उत्तर प्रदेश है, जहां योगी राज में बेटियों के साथ बदसलूकी करने वालों का योगी फोर्स की बुलेट पीछा नहीं छोड़ती और यमराज से मुलाकात होते भी देर नहीं लगती। योगी राज में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और बेटियों के दुश्मनों को बख्शा नहीं जाता। जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। हालांकि फिलहाल इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, क्योंकि इस बहादुर बेटी ने खुद ही शोहदे को सबक सिखा दिया, जिसका वीडियो यूपी की बेटियों का हौसला बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में योगी का संदेश बिल्कुल साफ है, न अपराध, न अपराधी, न गौकशी, न गौतस्करी, कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस की सख्त कार्रवाई, लगातार एनकाउंटर और जीरो टॉलरेंस की नीति से अपराधियों की कमर टूट रही है। उधर पीलीभीत से प्रतापगढ़ तक योगी मॉडल के तहत कानून हाथ में लेने वालों का हिसाब बुलेट से हो रहा है और असर यह कि उत्तर प्रदेश में गौकशी और गौ तस्करी मुक्त करने का अभियान लगभग निर्णायक दौर में है। योगी की तीसरी कसम, गौ तस्कर बेदम। योगी फोर्स का एक्शन, गौकश प्लस गौ तस्कर का खेल खत्म। यूपी पुलिस का मेगा अभियान ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ शहर शहर दिख रहा है, लेकिन अब योगी फोर्स के रेडार पर गौकश और गौ तस्कर आ चुके हैं। पीलीभीत से लेकर प्रतापगढ़ तक, औरैया से लेकर सहारनपुर तक 24 घंटे में गौकश और गौ तस्करों के 4 एनकाउंटर हो चुके हैं। यूपी में एक गौकश और एक गौ तस्कर की तलाश की जा रही है, क्योंकि योगी फोर्स ने ठान लिया है कि अब यूपी को गौकशी और गौ तस्करी मुक्त करना है। यूपी में योगी फोर्स के एक्शन मोड की पहली तस्वीर पीलीभीत से आई, जहां 24 घंटों के भीतर पुलिस ने उन आरोपियों को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा जिन पर पीलीभीत में गौवंश वध का आरोप है। चेकिंग के दौरान बाइक सवार आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में तीनों के पैर में गोली लगी। आरोपियों के पास से अवैध तमंचे और गौवध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए। इन तीनों को CHC पूरनपुर एडमिट कराया गया है। इन तीनों को गिरफ्तार कर आगे कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में गौकश और गौ तस्करों का बचना मुश्किल है, ये चेतावनी खुद सीएम योगी भी दे चुके हैं। गौ तस्करी और गौकशी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। अब योगी फोर्स गौकशी और गौ तस्करों पर कैसे शिकंजा कस रही है, उसका मॉडल भी समझ लीजिए। गौकश और गौ तस्करों पर योगी फोर्स की पूरी नजर है। लोकल लेवल पर गौ तस्करों की जानकारी जुटाई जा रही है। गौकशी में शामिल अपराधियों को चेतावनी दी जा रही है। स्पेशल अभियान से गौ तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। गौ तस्करों का एनकाउंटर कर सख्त मैसेज दिया जा रहा है। यानी यूपी में गौ तस्करों का अकाउंट ओपन हो चुका है और इनके खिलाफ ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक यूपी से गौ तस्करों का नामो निशान नहीं मिट जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात प्रयागराज में उठे सबसे बड़े विवाद, कुंभ नगरी में मौनी अमावस्या में महास्नान से जुड़ा विवाद गहराता जा रहा है। संगम क्षेत्र में रोके जाने के बाद अब अनशन पर बैठे हैं स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद। उन्हें माघ मेला प्रशासन ने नोटिस थमा दिया और इसी के बाद शंकराचार्य के नाम को लेकर के संग्राम और बड़ा हो चुका। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है।
मौनी अमावस्या के दिन महास्नान को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में हालात उस वक्त बिगड़ गए जब स्नान के लिए जा रहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के रथ को प्रशासन ने संगम क्षेत्र में ही रोक दिया। जुलूस की अनुमति नहीं मिलने पर साधु संतों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। देखते देखते संगम क्षेत्र में घमासान मच गया। इस घटनाक्रम के बाद से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अनशन पर बैठ गए, लेकिन अब इस पूरे विवाद के बीच माघ मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। अब भविष्य में हम फुटपाथ पर ही जब आएंगे रहेंगे, चाहे जीवन बीत जाए, और जब तक ससम्मान हमको ले जाकर के स्नान नहीं कराया जाएगा तब तक हम अब यहाँ आते रहेंगे। स्नान तो तभी होगा जब ससम्मान जाएगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से जारी इस नोटिस में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मुकदमे का हवाला दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के अंतिम फैसले तक कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से शंकराचार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक फिलहाल इस पद पर कोई आधिकारिक नियुक्ति नहीं हुई है। इसके बावजूद आरोप है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला क्षेत्र में अपने शिविर के बाहर लगे बोर्ड पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा है। प्रशासन ने सवाल उठाया है कि जब कोर्ट ने इस पद को लेकर रोक लगा रखी है तो फिर नाम के आगे शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से 24 घंटे के भीतर लिखित जवाब भी मांगा है। हम उनको नोटिस भेज रहे हैं पहले कि 24 घंटे में आप बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के जनता में गलत बयानी क्यों फैला रहे हैं, और हमारी जो समाज में सम्मान है, जो एक विश्वास है, जो बॉन्ड है जनता के, हमारी सनातनी जनता के साथ, उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है बताइए। तो वो बताएंगे, लिख करके बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब पिछले माघ मेले में वो महास्नान कर चुके हैं तो इस बार उन्हें स्नान करने से क्यों रोका जा रहा है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अनशन पर डटे हैं और ऐलान कर दिया है कि जब तक मेला प्रशासन माफी नहीं मांगता और प्रोटोकॉल के साथ स्नान की व्यवस्था नहीं करता तब तक ना तो वो शिविर के अंदर प्रवेश करेंगे और ना ही अनशन तोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात खराब सिस्टम के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर बिबकॉल नाम की कंपनी जो कभी भारत सरकार के पोलियो अभियान का अहम हिस्सा थी, आज खुद ऐसी बीमारी का शिकार हो गई। जी न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता यह चला कि पिछले 3 सालों से इस कंपनी के किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं हुई। कुछ कर्मचारी तनख्वाह के इंतजार में जीवन की डोर तक तोड़ चुके हैं। उनके परिवार वालों का भविष्य अधर में। इसलिए ये आंख खोलने वाली रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। तो ना ही हमारे पास तनख्वाह मिली है हमारी, ना ही हमारा अभी फंड निकलाया जा रहा है। फंड की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार कह देते हैं इधर जाओ उधर जाओ। रिटायर हो गए, फिर वो घुमाते रहे और अभी तक पैसे भी न मिल रहे हमें, और हमारा लोन भी चल रहा है, तो वो आदमी भी आते हैं लोन वाले। देश से पोलियो को जड़ से खत्म करने में अहम भूमिका निभाने वाला बिबकॉल यूपी के बुलंदशहर में स्थित इस प्रोडक्शन यूनिट में कभी सैकड़ों कर्मचारी थे, मगर 50 एकड़ में फैले इस पोलियो वैक्सीनेशन प्रोडक्शन का कैंपस आज वीरान है। वहीं इसके कर्मचारी और उनके परिवार तनख्वाह के इंतजार में दिन गिन रहे हैं। पोलियो मुक्त भारत का जो सपना है वो पूरा किया जा सके। 1989 यानी कि 1989 में ये बनाई गई थी और पोलियो मुक्त करने में इस कंपनी का, इस बॉडी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज ये खुद ही लकवाग्रस्त हो गई है, पोलियोग्रस्त हो गई है। यहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे और इन सबको अभी 3 साल से सैलरी नहीं मिल रही है और वो उनकी आजीविका चलना मुश्किल हो गया है। कंपनी पर ताला लगे 3 साल हो चुके हैं,
लेकिन कर्मचारियों की जिंदगी आज भी वहीं ठहरी है। न तनख्वाह मिली, न ऑफिस से कोई जवाब। 3 सालों में कितने ही परिवार कर्ज में डूबे, कितनों के घर उजड़ गए, कुछ कर्मचारियों की मौत हो गई। जी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये सुनील कुमार का परिवार। सुनील कुमार को पिछले 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली। सुनील कुमार ऑफिस के चक्कर काटते काटते थक चुके थे और तनख्वाह के इंतजार में दुनिया छोड़ गए। नहीं हमारे पास तनख्वाह मिली है हमारी, ना ही हमारा अभी फंड निकलाया जा रहा है। फंड की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार कह देते हैं इधर जाओ उधर जाओ, अभी निकलेगा ये निकलेगा। फंड की कार्रवाई करवाई तो वहाँ मेरठ में कर्मचारी बोलता है कि मुझे 20-30 हज़ार रुपये दे दो, मैं आपका फंड निकलवा दूंगा। हम अपना फंड के पैसे उसे क्यों दें? ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं आज के टाइम में सर। तो क्या कितने समय की सैलरी बाकी है और क्या फंड है और क्या आपकी डिमांड क्या है? 2 साल की सैलरी प्रॉपर बची हुई है और जो कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस मिलता है गवर्नमेंट का, वो भी नहीं दिया है कंपनी ने। हमने जीवन सर से बात करी तो वो बोलते हैं जो LIC थी कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस की, कि वो बंद हो चुकी है, कंपनी ने पेड नहीं करी है। सुनील कुमार का परिवार इस लड़ाई में अकेला नहीं। इस जद्दोजहद में उनके कई और साथी हैं जो अब तक अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। 3 साल से मेहनत की कमाई अटकी। दूसरी तरफ सतपाल का परिवार। कंपनी बंद होने के बाद सतपाल ने इस आस में कर्ज लेकर दोनों बेटियों की शादी की कि एक दिन उनको अपनी तनख्वाह मिलेगी और वो उधार चुकता करेंगे। लेकिन जब 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली तो सतपाल इस तनाव को झेल नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। 3 साल है गए उन्हें खत्म हुए उनको तो, लेकिन अब वैसा पैसा छुट्टी इनको पैसा और जो ड्यूटी करी थी उनको अभी कोई ना मिला। तो पैसे आपके कुछ भी नहीं मिले? ना हमें कुछ नहीं लगता। घुमाया भी हमें बहुत। हम जाकर कंपनी में तो कह देख रहे उस सर के पास जाओ, वो कह देख रहे उस सर के पास जाओ। 3-4 दिन हमें मिलाया भी नहीं शुक्ला सर के साथ। फिर वो रिटायर हो गए, फिर वो घुमाते रहे और अभी तक पैसे भी न मिल रहे हमें और हमारा लोन भी चल रहा है। जी न्यूज ने जब इस मामले की पड़ताल शुरू की तो बिबकॉल कंपनी के बाहर नोटिस चिपका मिला, जहां से हमने कंपनी के दिल्ली ऑफिस का नंबर लिया, फोन लगाया। बातों ही बातों में कंपनी की एक महिला कर्मचारी ने बताया कि कंपनी नीलाम हो चुकी है। ये तो कहा जा सकता है ना कि नीलाम हो गई है बिबकॉल। आप सर पूरा डिटेल वहाँ पे लाजपत वाली ब्रांच से पर ले सकते हैं, हमें तो ये इन्फॉर्मेशन मिली कि पूरा ऑप्शन हो गया है। आपको बता दें कि बिबकॉल भारत सरकार का एक उपक्रम है जो 1989 में स्थापित हुआ। लक्ष्य भारत को पोलियो टीके के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन 2017 के बाद ये कंपनी घाटे में गई। किसी तरह कंपनी ने 2022 तक तनख्वाह दी, उसके बाद कर्मचारियों को वेतन मिलना बंद हो गया। कंपनी में 150 से ज्यादा कर्मचारी 30 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी बंद होने के बाद भविष्य अधर में, यानी जिस बिबकॉल ने भारत को पोलियो मुक्त बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, आज वही यूनिट खुद सिस्टम की बीमारी का शिकार है। जी न्यूज के लिए अनुराग मिश्र की रिपोर्ट। और राजस्थान से इसकी बड़ी खबर, करौली में हिंसा के आरोपी पर एक्शन हुआ है। अमीनुद्दीन खान के घर पर बुलडोजर एक्शन। बंदे तोड़कर अवैध निर्माण का आरोप है। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। अमीनुद्दीन खान पर सट्टा गिरोह चलवाने का आरोप है। इसके अलावा अप्रैल 2022 में हिंदू नववर्ष के दिन निकाली गई बाइक रैली पर पथराव और हिंसा की साजिश रचने के आरोप भी अमीनुद्दीन पर हैं। ये वहीं की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना की डबल स्ट्राइक जारी है। एक तरफ घाटी में घुसे आतंकियों का सफाया तो दूसरी तरफ सीमा पार यानी पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ रोकी जा रही। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 दिन में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। रविवार को आतंकियों ने सेना पर ग्रेनेड से हमला किया, इसमें एक जवान शहीद हुआ, 7 घायल हुए। तो वहीं सोमवार को सुरक्षा बलों ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सेना ने आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त किया। इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही, स्नीफर डॉग्स की मदद भी ली जा रही। ये 3 तस्वीरें 3 दिन की पूरी कार्रवाई को निर्धारित कर रही हैं, डिफाइन कर रही हैं। पहला किश्तवाड़ में मुठभेड़, दूसरा आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया, तीसरा आतंकियों की निशानदेही को लेकर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ऑपरेशन तराशी है। जमीन से लेकर नभ तक आतंकियों को पकड़ने के लिए हर एक सर्विलांस का काम किया जा रहा है।
26 जनवरी से पहले सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर से पंजाब तक हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। घाटी में ऑपरेशन त्राशी, ढेर होंगे मुनीर के आतंकी। जम्मू कश्मीर से पंजाब तक पाकिस्तान की नापाक साजिश जारी है। पाकिस्तान का जनरल मुनीर 26 जनवरी से पहले भारत में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रच रहा है, लेकिन भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। एक तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। यानी घाटी में आतंकियों के सफाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दहशतगर्दों के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए ऑपरेशन त्राशी जारी है। सेना एक एक आतंकी की तलाश कर रही है। घने जंगलों को ड्रोन के जरिए खंगाला जा रहा है। किश्तवाड़ में 3 दिन से आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। आतंकी घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग न सके, इसके लिए सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकाना मिला, जिसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया, जहां से आतंकियों का सामान भी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों को शक है कि आतंकियों को लोकल मदद मिल रही थी, जिसके बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान सिर्फ जम्मू कश्मीर में साजिश नहीं रच रहा, बल्कि पठानकोट में बॉर्डर पर भी मुनीर की आतंकी फौज घुसपैठ में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक पठानकोट बॉर्डर के पास पाकिस्तान में कई आतंकी लॉन्च पैड बने हैं, जहां आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है। आतंकी घुसपैठ के लिए नदी नालों का इस्तेमाल करते हैं। खुफिया इनपुट के बाद सेना और पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है कि जम्मू कश्मीर और इसके अलावा पठानकोट और पंजाब के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर बड़ी घुसपैठ यहाँ पर करी जा सके, और लगातार वो साजिशें जो है विभिन्न तरह की रखता है। खासतौर पर आपको बता दें कि पठानकोट के इलाके में लगातार पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो एक तरफ जहाँ पर घुसपैठ करने की हैं, वहीं अगर बात करें तो लगातार वो साजिशें रच रहा है ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद भेजने की। परसों की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर एक हथियारों का जखीरा जो है वो यहाँ पर पठानकोट पुलिस ने यहाँ पर रिकवर किया है, जिसमें एक 3 AK-47 और भारी मात्रा में एम्युनिशन जो है वो रिकवर हुआ है, जिसके बाद अब बड़े पैमाने पर जो एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे पूरे पठानकोट में ये चलते रहते हैं ऑपरेशंस। ये तो बॉर्डर एरिया में एक चल रहा है और पठानकोट में भी चलता रहता है। ये रूटीन में चलते रहते हैं ऑपरेशन। हमारे साथ BSF चलती रहती है, हमारे साथ कमांडोज हैं, तो ये ऑपरेशन है हमारे साथ। 18 जनवरी को भी पठानकोट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हथियारों का जखीरा मिला था, जिसमें AK-47 राइफल, मैगजीन, पिस्टल और 98 जिंदा कारतूस थे। इन हथियारों के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना मिलकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। BSF के जवान हैं वो स्पेशल कमांडोज के साथ लगातार यहाँ पर पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं। लगातार चेकिंग की जा रही है कि इन इलाकों में अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान की तरफ से हलचल करने का प्रयास किया जाता है तो उन सभी प्रयासों को जो है पूरी तरह से विफल किया जाए। और ये जो इलाका है, ये उज दरिया का जो इलाका, यहाँ पर कई बार देखा गया है कि उधर पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब मौलाना बन चुका है। अपने मुल्क की आवाम को एक बार फिर जिहाद की भट्टी में झोंकना चाहता है। मौका था लाहौर में मरियम नवाज के बेटे के वलीमे का, लेकिन यहां भी मुनीर तकरीर से खुद को रोक नहीं सका। कंगाल पाकिस्तान, जुबान बेलगाम। जिहादी जनरल का नापाक प्लान, इंटरनेशनल मंचों पर लताड़, ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई, ट्रंप के डाइनिंग टेबल पर बेइज्जती, दावोस में पाकिस्तान को फटकार। लेकिन इतनी फजीहतों के बाद भी पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी हैसियत नहीं भूलते। भारत से ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर तो ऐसा बौखलाया हुआ है, वो बर्बाद और कंगाल हुए पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर जिहाद की भट्टी में झोंक देना चाहता है। एक तरफ अफगानिस्तान से मुनीर के जवान पिट रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जांबाज सेना ने आतंकियों को घर में घुसकर मिट्टी में मिला दिया। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। इसका असर ये हुआ कि मुनीर के खिलाफ ही पाकिस्तान में अंदर खाने बगावत के सुर उठने लगे, जिससे निपटने के लिए मुनीर ने एक बार फिर जिहाद को हथियार बना लिया। लाहौर में मरियम नवाज के बेटे के वलीमे में पहुंचे मुनीर ने एक बार फिर जिहाद के नाम पर अपनी ही आवाम को बरगलाने की कोशिश की।
लाहौर में मुनीर ने कहा, पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और वह अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा है। दुनिया में इस्लामिक देश हमें अहमियत दे रहे हैं। हम अल्लाह के करम से आगे बढ़ रहे हैं और मकसद में कामयाब होंगे। लेकिन ये पहला मौका नहीं। मुनीर इससे पहले भी मौलवियों की तरह तकरीर करके जिहाद के नाम पर आग लगाने की कोशिश कर चुका है। सिर्फ जिहाद के नाम पर पाकिस्तान की वकालत ही नहीं, बल्कि मुनीर के मन में हिंदुओं के खिलाफ भी नफरत कूट कूट कर भरी है। इससे पहले पिछले साल 17 अप्रैल को भी मुनीर कह चुका है, हम हिंदुओं से अलग हैं और ये जहर हमें अपने बच्चों के मन में भर देना है। मुनीर की बौखलाहट का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत से ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद वो उलूल जुलूल टाइप के बयान देने लगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अपने देश को बरगलाने के लिए उसे इस्लाम और कुरान की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई। पाकिस्तान के बाद अब बात एक और इस्लामिक मुल्क की, ईरान की, जहां के सुप्रीम लीडर खामनेई के पास कुछ घंटे बचे हैं। 25 दिनों से लगातार हिंसक प्रदर्शन जारी है। खामनेई की जल्लाद फौज प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम करने में लगी है, लेकिन आवाम का सब्र का बांध अब मानो वहां टूटने लगा है। तेहरान की सड़कों पर बवाल, ईरान की सड़कों पर आगजनी, खलीफा खामेनेई के खिलाफ आक्रोश। ईरान में खलीफा का शासन अब आखिरी सांस ले रहा है। प्रदर्शनकारियों पर खामेनेई की फौज जिस तरह से दरिंदगी दिखा रही है, उसके बाद खामेनेई सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। करीब 25 दिनों से ईरान सुलग रहा है। सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाम सड़कों पर है। तेहरान से इस्फहान तक सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। तेहरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के सब्र का बांध टूट चुका है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि लोग अब खलीफा खामेनेई के पोस्टरों को फूंक रहे हैं। अहवाज शहर की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई के पोस्टरों को आग लगा दी। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़पें भी हुई। ईरान में गुस्से का आलम यह है कि बासिज में भी भीड़ ने जेल पर धावा बोलकर सैकड़ों कैदियों को आजाद कर दिया। ईरान में जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, उसने खामेनेई सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि ट्रंप ईरान को खुलेआम वार्निंग दे चुके हैं कि अगर बेकसूरों की हत्या नहीं रुकी तो ईरान को अंजाम भुगतना होगा। लेकिन खामेनेई के ईरान में कसाई खाना चल रहा है। ईरान सरकार के मुताबिक ईरान में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 500 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। मृतकों में 28 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 26,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये वो आंकड़े हैं जिन्हें ईरान सरकार खुद मान रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि मृतकों की संख्या 12 से 15,000 तक जा सकती है।